नमस्ते और स्वागत है इस नए और बेहद खास एक्सप्लेनर में। आज हम भारत के उस राज्य की बात कर रहे हैं जो अपने गहरे इतिहास, बेहतरीन प्राकृतिक संसाधनों और बिल्कुल जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। इस चर्चा के जरिए हम उन सारे अहम तथ्यों को डिकोड करेंगे जो न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बल्कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी एकदम जरूरी हैं। तो बिना किसी भटकाव के सीधे पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। चीजों को आसानी से याद रखने के लिए हमने इसे 4 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहला, इतिहास और राजनीति। दूसरा, भूगोल और प्रकृति। तीसरा, अर्थव्यवस्था और खनिज। और चौथा, संस्कृति और प्रशासन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, इतिहास और राजनीति, नेता और आंदोलन। राज्य के आज के स्वरूप को समझने के लिए इसके शुरुआती नेताओं को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो राज्य बनने के बाद अजीत प्रमोद कुमार जोगी इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये तो हो गया एक ऐतिहासिक मील का पत्थर। लेकिन भाई, जब बात आती है स्थिरता और लंबे कार्यकाल की तो नाम आता है रमन सिंह का। वो राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे और उन्होंने लगातार 15 सालों तक इस पद को संभाला, मतलब सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री। और हाँ, वर्तमान संदर्भ के लिए यह भी याद रखिएगा कि इन दोनों दिग्गजों के बाद भूपेश बघेल ने भी राज्य का नेतृत्व किया। अब जरा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रमुख आंदोलनों पर नजर डालते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। झंडा सत्याग्रह का जो दूसरा चरण था वो बिलासपुर से शुरू हुआ था और इसके पीछे मुख्य चेहरे थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। वहीं एक और बड़ा ही पावरफुल आंदोलन था, पट्टा मत लो और कर मत दो। इसकी शुरुआत ठाकुर प्यारेलाल ने की थी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी ना, उसका सीधा संबंध लाहौर अधिवेशन से है और उसका भी इस पूरे क्षेत्र पर बहुत गहरा असर पड़ा था। अभी हमने पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम लिया। आपको पता है, उनका योगदान इतना बड़ा था कि उन्हें छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। समाज सुधार और स्वतंत्रता संग्राम में उनके एकदम शांतिपूर्ण लेकिन बहुत ही असरदार नेतृत्व की वजह से ही उन्हें ये शानदार उपाधि दी गई थी। चलिए, राजनीति से थोड़ा और पीछे चलते हैं, एकदम प्राचीन इतिहास की तरफ। वास्तुकला की बात करें तो भोरमदेव मंदिर का नाम सबसे ऊपर आता है। अपनी अद्भुत मूर्ति कला के लिए मशहूर इस मंदिर को शासक गोपाल देव ने बनवाया था। ये मंदिर हमें राज्य की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों की एक बेहतरीन झलक देता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, नदियां, पार्क और फसलें। इतिहास के पन्नों से निकलकर अब राज्य के अद्भुत प्राकृतिक नज़ारों की ओर मुड़ते हैं। वन्यजीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दिशा में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की जो यात्रा है वो काफ़ी रोचक है। 1978 में ये एक नेशनल पार्क के तौर पर स्थापित हुआ। फिर इसकी अहमियत को देखते हुए सिर्फ 5 साल बाद 1983 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया और फाइनली 2009 में इसे ऑफिशियली एक टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया। ये दिखाता है कि बाघों को बचाने के लिए ये राज्य कितना प्रतिबद्ध रहा है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 1440 वर्ग किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पूरा क्षेत्रफल है और इसी विशाल आकार के कारण ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है। ये मुख्य रूप से कोरिया और सूरजपुर जिलों में फैला हुआ है और यकीन मानिए, ये पूरी जगह बायोडायवर्सिटी का एक बहुत बड़ा खजाना है। राज्य की प्राकृतिक संरचनाओं की बात करें तो इंद्रावती नदी का नाम सबसे पहले आता है, जिसे बस्तर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसी नदी पर मौजूद है वो बेहद खूबसूरत और विहंगम चित्रकूट जलप्रपात। इसके साथ ही अगर आपको वन्य जीवों को बिल्कुल करीब से देखना है तो बिलासपुर में मौजूद कानन पिंडारी चिड़ियाघर भी एक बहुत ही शानदार जगह है। अब थोड़ी बात खेती की भी कर लेते हैं। अक्सर फसलों के नाम को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। सुजाता जो है ना, वो दरअसल गेहूं की एक खास किस्म है। इसे जीरा फूल या सोनम के साथ बिल्कुल मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों धान यानी चावल की किस्में हैं। ये एक ऐसा बारीक अंतर है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। खेती से ही जुड़ा एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे। जब हम छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते हैं तो चाय के बागान हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आते हैं ना। लेकिन जशपुर राज्य का इकलौता ऐसा जिला है जहां बाकायदा चाय का उत्पादन होता है। और सिर्फ चाय ही नहीं, ये जिला लीची की खेती के लिए भी बहुत फेमस है। ये चीज जशपुर को राज्य के कृषि मानचित्र पर एकदम अलग और खास बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, अर्थव्यवस्था और खनिज औद्योगिक इंजन।
अब हम उस ताकत को समझेंगे जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये है कि राज्य में जितनी क्षमता है और जितना इस्तेमाल हो रहा है उसमें काफी बड़ा अंतर है। छत्तीसगढ़ की धरती के नीचे कुल 28 अलग अलग प्रकार के खनिजों का भंडार मिला है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 20 प्रकार के खनिजों का ही खनन हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप, अभी भी राज्य में बहुत बड़ी आर्थिक और औद्योगिक संभावनाएं मौजूद हैं जिनका पूरा फायदा उठाया जाना बाकी है। और इन्हीं खनिजों की वजह से राज्य में एक बहुत ही मजबूत इंडस्ट्रियल ढांचा तैयार हुआ है। उदाहरण के लिए रायपुर के पास बलौदा बाजार को ही ले लीजिए। वहां चूना पत्थर इतनी भारी मात्रा में मिलता है कि वो पूरे सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल देता है। यही वजह है कि राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री दुर्ग जिले के जामुल में लगाई गई थी। इसके अलावा रेलवे को सपोर्ट करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैगन रिपेयर सेंटर भी राजधानी रायपुर में स्थित है। ये सब राज्य की अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े पिलर्स हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, संस्कृति और प्रशासन, सामाजिक धड़कन। इतिहास और भूगोल के बाद आइए राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक गहराई को महसूस करते हैं। किसी भी जगह के प्रशासन को समझने के लिए सबसे पहले उसके जमीनी स्तर के लोकतंत्र को समझना पड़ता है। तो एक सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये कि राज्य की असली आत्मा यानी गांव में स्थानीय नेता आखिर कैसे चुने जाते हैं? पंचायती राज व्यवस्था में ये चुनाव कैसे काम करता है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि ग्राम सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान यानी डायरेक्ट वोटिंग की प्रक्रिया से होता है। इसका मतलब है कि गांव के लोग सीधे जाकर अपना वोट डालते हैं और अपने मुखिया को चुनते हैं। ये जमीनी स्तर पर पारदर्शी और मजबूत लोकतंत्र का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। राज्य की जनसांख्यिकी और सामाजिक संरचना की बात करें तो एक तथ्य बहुत अहम हो जाता है। जांजगीर चांपा को पूरे राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति आबादी वाले जिले के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये डेटा प्रशासन को नीतियां बनाने और विकास के कामों को सही दिशा में ले लाने के लिए बहुत काम आता है। प्रशासन के बाद अब बात करते हैं राज्य की जीवंत संस्कृति की। जब छत्तीसगढ़ की लोक कला का नाम आता है तो पंडवानी का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पंडवानी मुख्य रूप से महाभारत की कहानियों का एक पारंपरिक संगीतमय वर्णन है और सबसे खास बात यह है कि इस कला को सिर्फ राज्य या देश तक ही सीमित नहीं रखा गया। विश्व प्रसिद्ध कलाकार श्रीमती तीजन बाई ने इसे पूरी दुनिया में एक नई और शानदार पहचान दिलाई है। संस्कृति में सिर्फ बड़े महाकाव्य ही नहीं आते, बल्कि जीवन की रोजमर्रा की खुशियां भी शामिल होती हैं। सोहर एक ऐसा ही बहुत प्यारा पारंपरिक लोकगीत है। ये कोई ऐसा वैसा गाना नहीं है। इसे खास तौर पर तब गाया जाता है जब किसी बच्चे का जन्म होता है। मतलब एक नए जीवन के दुनिया में आने की खुशी को संगीत के जरिए मनाने का ये एक बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक तरीका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने ऐतिहासिक आंदोलनों से लेकर विशाल भूगोल, खनिजों के भंडार और यहाँ की मीठी संस्कृति को डिकोड किया। अब सोचने वाली बात यह है, एक तरफ तो हमारे पास ऐसा प्रचुर प्राकृतिक खजाना है जिसका पूरा इस्तेमाल होना अभी बाकी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा जीवंत समाज है जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। आपको क्या लगता है, आने वाले कल में छत्तीसगढ़ के विकास को सबसे तेज गति कौन सा स्तंभ देगा? इसके प्राकृतिक संसाधन या इसकी सांस्कृतिक और मानव पूंजी? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।